एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। चलिए सब लोग पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक ही दिन बम फूटेगा, किसी दिन भी बम फूट सकता है। पता चला क्लास के बाद भी 3 घंटा खड़े हैं बेंच पर। ठीक है, हो सकता है ये। हमको जस्ट 2 मिनट लगता है मैसेज करने में कि क्लास 5 बजे तक चलेगा। पेरेंट्स जो पूछेंगे सर आप तो 1:30 बजे तक बोले थे, तो हम फिर वही दूध वाला कहानी सुना देंगे। एक आदमी था जिसको 1 लीटर दूध का दाम 70 रुपए देना पड़ा। उसी 70 रुपए में उसे 2 लीटर मिल रहा था, वो आदमी ने नहीं लिया। तो बोलेगा क्यों नहीं लिया सर? हम बोले कि वो आदमी आप ही थे। समझे? जो जिस भाषा में समझे उसी में समझाना होता है। एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब मोमेंटम समझे थे, एंगुलर मोमेंटम समझना है। ऑन है? ठीक, चलिए देखिए, दूध वाला भी आ गया। आज दूध बिकेगा ही। चलिए देखिए, यहां पर हम लोग कुछ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेते हैं। अभी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ देखिए यहां पर हम लोग पढ़े थे मोमेंटम, और ये क्या है? हम लोग एक टर्म पढ़े थे जिसका नाम था मोमेंटम। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम। कार मतलब मारुति सुजुकी 800 आल्टो। ठीक, आल्टो मत मतलब उसको लगाना मत भूलिएगा, वो जरूरी है, उससे वजन आता है। तो मोमेंटम नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे मारुति सुजुकी VXI वैगनार। ठीक है, मतलब वो भी मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट है। जैसे लीनियर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है? मोमेंटम का। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है? तो यहां भी मोमेंटम आ रहा है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? यदि मोमेंटम का मतलब समझ गए तो लीनियर मोमेंटम समझ जाइएगा। ठीक है, तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? यदि किसी मोशन में हम मोमेंटम की बात करें, जैसे किसी मोशन में वेलोसिटी की बात करते हैं, तो किसी बॉडी, कोई बॉडी मोशन कर रहा है और उस बॉडी के पास वेलोसिटी है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है या डिसिमिलरिटी है? कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या बताता है? मोशन एक स्टेट है, बॉडी किस स्टेट में है? तो मोशन में। और उसका वेलोसिटी बताता है उसका स्पेसिफिक कंडीशन, किस स्पीड से जा रहा है। यदि मोशन कर रहा है तो किस वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर यदि किसी बॉडी के पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा और 1 सेकेंड उसका टाइम होगा, उस समय जो पार्टिकल के पास जो फीचर निकल के आएगा वही उसका वेलोसिटी कहलाएगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। तो मोशन एक स्टेट है, लेकिन वेलोसिटी उसका एक फिजिकल क्वांटिटी है जो उस स्टेट को स्पेसिफाई करता है कि ये मोशन स्टेट में तो है, लेकिन अभी मोशन स्टेट में किस स्टेट पर है वो रिप्रेजेंट करता है। स्पीड क्या करता है? हम स्पीड को क्यों डिफाइन करते हैं? हम इसलिए स्पीड को डिफाइन करते हैं कि हमको यदि डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमको नहीं पता कि डायरेक्शन कहां है, तो भी तो हमको ये पता हो ना कि किस रेट से चल रहा है वो। जैसे बाइक का स्पीडोमीटर, बाइक का डायरेक्शन किधर है उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि बाइक के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है स्पीडोमीटर, तो नॉर्थ में कुछ और बताता, साउथ में कुछ और बताता, रोड में यू टर्न लेते तो कुछ और बताता, होता ना ऐसा। लेकिन वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या? वो तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मोशन स्टेट में अभी क्या चल रहा है। आप मोशन में है 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, हो सकता है मोशन में है तो 10 मीटर पर सेकंड से भी जाए। अब मोशन के स्टेट में क्या चेंजेस आया? 10 मीटर पर सेकंड कम स्पीड है, 50 मीटर पर सेकंड ज्यादा स्पीड है, तो आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में जो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बाइक, वो तेजी से निकल जाएगा, और जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वो धीरे से निकलेगा। तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बता रहे हैं, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसी में आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है?
एक्सेलरेशन किसी बॉडी के वेलोसिटी के चेंज होने को बताता है। यह भी मोशन स्टेट है। यदि कोई बॉडी के पास मोशन नहीं है तो उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा? हाँ, ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस स्टेट पर है। जैसे पेन को ऊपर फेंके नीचे आ गया तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी घटा, एक मोमेंट ऑफ टाइम पर उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। उस मोमेंट ऑफ टाइम पर बॉडी क्या है? रेस्ट में है, लेकिन एक्सेलरेशन है क्या उसके पास? है, क्योंकि बॉडी में फोर्स लग रहा है। समझ गए? तो यहां से एक्सेलरेशन को डिफाइन इसलिए किया जाता है कि बॉडी की वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। अब हम लोग आते हैं मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम जुड़ा हुआ है बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी से। याद है? मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी। यदि किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को काउंट किया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंटम। तो एक नया प्रॉपर्टीज डेवलप किया गया, देखा ये गया कि यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी कम है तो उसका मास ज्यादा हो सकता है, और यदि किसी बॉडी के पास मास कम है और उसका वेलोसिटी ज्यादा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो कंबाइंड करके एक प्रॉपर्टी डेवलप किया गया कि जैसे आप ऐसे समझिए कि साइकिल उधर से आ रहा है, तो साइकिल को, आप साइकिल इधर से आ रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं। लेकिन एक ट्रक उधर से आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसे रोकना, तो ये चाहना था हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? आप चाहते हैं, अब चाहते थे। समझे? चाहते हैं और चाहते थे में क्या डिफरेंस है? ग्रामर में नहीं जाएंगे हम लोग। मतलब एक इंसान चाह रहा, अब वो नहीं रहा। नहीं रहने का क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रही है। ट्रक का मास ज्यादा था और वो ज्यादा मास होने के कारण अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी उसके पास ज्यादा थी। तो वो यदि मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, एक साइकिल भी 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, लेकिन चूंकि उसके पास मास कम था, तो उसके पास मास कम होने के कारण क्या था? कम। 10 मीटर पर सेकंड तो दोनों का है, ट्रक का भी और साइकिल का भी। लेकिन ये किसका कम था? साइकिल का। इसीलिए इसके मोमेंटम कम था, तो उस मोमेंटम को डिस्टर्ब करना आसान था। उस मोमेंटम को डिस्टर्ब करने के लिए हमें जो फोर्स की जरूरत पड़ी वो कम थी। लेकिन यदि सेम वेलोसिटी का रहे लेकिन ट्रक रहता और था, तो वो ट्रक आपके विचारों के विरुद्ध काम करेगा। आप चाहते हैं रुक जाए, लेकिन वो बोलेगा आप ही की तरह ये हमको रोकेगा, ऐसे जैसे तो कितना आया, साइड करो इसको, ऐसे। समझे? तो उस केस में क्या होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। तो जो फोर्स आप अप्लाई किए साइकिल पर लगाने के लिए, उसका 10 गुना भी कर दीजिएगा तो भी नहीं रुकेगा यदि सेम स्पीड से चला। तो यहां पर क्या डेवलप किया? मोमेंटम। अब मोमेंटम किसको, किसके कारण से और ज्यादा हो गया? मास के कारण। ठीक। तो हमें इन प्रोडक्ट को ध्यान दे देना है। इस पर बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसी से डिफाइन होगा। ठीक है? और बहुत अच्छा सिमिलरिटी नजर आएगा आपको। जैसे सिमिलरिटी आपने देखा था किस में? टॉर्क में देखा था। टॉर्क कैसे डिफाइन हुआ था? बोलिए, टॉर्क कैसे डिफाइंड हुआ था? आर क्रॉस, आर क्रॉस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको एक और टर्म कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे भी, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? बोले थे ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को ही मान लीजिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम पोजीशन वेक्टर के साथ ले रहे हैं, तो उसको मोमेंट बोलेंगे। मोमेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि टर्न करने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर की जरूरत है। तो वहां पर टर्न कराने के लिए, मोमेंट डेवलप करने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर की जरूरत है, और पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमको मोमेंटम पता है, और ये क्या होगा? P बराबर m इंटू वी होगा। इसका मतलब है किसी बॉडी का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिधर बॉडी के पास वेलोसिटी होगा। तो अब ट्रक आपकी तरफ आ रहा था तो उसका मोमेंटम किधर था? आपकी तरफ। साइकिल भी आपकी तरफ आ रहा था तो उसका भी मोमेंटम किधर था? आपकी तरफ। दोनों का स्पीड सेम था, डायरेक्शन तो सेम है, तो स्पीड सेम था, यानी कि वेलोसिटी सेम था। लेकिन जिसका मास ज्यादा था उसके पास मोमेंटम ज्यादा था, और इसीलिए आप उसको रोक नहीं पाए। और आप न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं क्या?
पूरा दुनिया जानता है न्यूटन सेकंड लॉ, सबकी जुबानों पर है ये, है मेरे तो नहीं है। सेकंड लॉ सब लोग जानते हैं लेकिन हम ही लिखेंगे। क्या ये आप जानते हैं? आ? तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि यदि किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा तो नेट फोर्स आएगा। तो आपने क्या किया, ट्रक को रोकने की चेष्टा की, चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयास, ठीक है। तो आपने उसे रोकने की चेष्टा की और आप है से हा हो गए, तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? हाँ लगाया, नेट फोर्स तो लगाया, लेकिन ये फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं था कि डीपी कर सके। डीपी कर सके मतलब, डीपी मतलब व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं, आप लोग का रेंज हम जानते हैं, डोमेन तो हम ही देते हैं आपको, रेंज आपका हम जानते हैं। डीपी मतलब समझ लीजिएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम तब डेवलप करेगा जब बॉडी पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स सिग्निफिकेंट होगा। यदि नेट फोर्स सिग्निफिकेंट है ही नहीं, आपने लगाया, लगाने लायक रहे नहीं, पहले आपने लगाया लेकिन लगाने लायक रहे नहीं, तो वो तो बढ़ गया। फिर म्युनिसिपल वाला आया, आपको कैसे से उठाता नहीं, उसे उठा करके साइड किया, वो नहीं होता ऐसे करके, ऐसे उठाता है खिसका करके, क्योंकि अब जो चिपटा हो जाएगा वो क्या होगा, जो चिपटा हो गया, अब चिपटा हो गया तो उसको क्या होगा, उसको हाथ से तो उठा नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे करके उठाएगा, ठीक है। आइए, हाँ भावनाओं में नहीं बहना है, इसलिए ट्रक जब आए तो साइड हो जाइए, भले ही गलती उसी की क्यों न रहे। उसका हॉर्न भी अलग 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 रहता है, एकदम मन खुश कर देता है। कभी कभी साइकिल वाला तो हॉर्न हॉर्न की आवाज से ही गिर जाता है। कभी देखे ऐसा? और उसका धूम 1 धूम 2 का उसका फेवरेट सॉन्ग होता है, ठीक है, उसमें वो मजा आ जाता है। क्या करे, मास्टर है ना, आप नहीं करते तो हम ही को करना पड़ता है। आइए, डीपी अपॉन, हाँ, तो ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, और ये डायरेक्ट कनेक्ट किसको करता है, मोमेंटम को फोर्स से कनेक्ट करता है। यदि मोमेंटम में चेंज आएगा तो नेट फोर्स आएगा, यदि वेलोसिटी में चेंज आएगा तो नेट एक्सेलरेशन आएगा, और यदि नेट एक्सेलरेशन होगा तो फिर से फोर्स आएगा। दोनों बात एक ही है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। इसकी बात हम क्यों कर रहे थे, हमारे जानकारी में मान लीजिए कि एक आर्बिट्री शेप का बॉडी है, कोई कोई आर्बिट्री शेप का ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है, टॉप से देख रहे हैं हम उसको, ठीक। अब बॉडी का कोई पार्टिकल ले लेते हैं, हर हर दिन यही कर रहा है ये मास्टर, कुछ दिनों से एक पार्टिकल ले लेता है और उसी में घिच पिच करता रहता है। शुरू से में तो समझ में आता है, उसका जब घिच पिचा जाता है नहीं समझ में आता है। उसकर सब माहौल देख रहे थे आप लोग का, एक एक मतलब 63 सेकंड का वीडियो बनाए हैं कैमरा से, देखेंगे, ये पूरा दम भर समझा रहा है उसको। देखो तुम समझो नहीं, ऐसे करने से क्रैक होता है, यही तो क्रैक होगा, यही क्रैक, ऐसे ही क्रैक होगा। तो वो बोल रहा है तुम कितना दिन में क्या क्या क्रैक किया, अरे मास्टर मास्टर देख रहा है, अरे छोड़ना, तुम ऐसे ही क्रैक होगा ये। हम नहीं रहे अरे, तो हम तुम्हारा अभी तक पसली क्रैक कर देते हैं। आइए, पुष्कर भी बोल रहा है, अरे इसको बहुत पता है। हाँ, बॉन्ड बना रहे थे पुष्कर, हैं? कैरियर बनाने के समय में बॉन्ड बना रहा है तू, अब हमसे पूछ रहा कौन का है, अंधा भी है और बहरा भी है क्या? ये दिन कब कैसे हो गया, सब ठीक चल रहा है ना, पूरा क्लास सुन लिया फिर कह रहा है कौन बोल रहा था, ऐसा कैसे हो रहा है? सब ठीक है ना, खा पी रहे हो ना ठीक से, कि सत्तू मेरे सत्तू लेने ले रहे हो मेरी तरह? ये बास्टर तो बेइज्जती कर देता है। एक दिन मेरा समय आएगा, कल एक बच्ची आई थी, इससे पूछ रही थी क्या हुआ, तो बच्ची भी जाने,
उस बच्चे, ये भी भावुक हो गई। इस उस बच्चे ने बोला डाउट पूछ सकते हैं। ये मैंने बोला तो उसके पापा पूछे, हाँ तो उसके पापा थे, वो बोले मैं सुन रही थी, हम इतना हंसे पहले। आइए, तो कोई पोजीशन पी है, अब ध्यान से याद देखना क्या है, इस पोजीशन पी नहीं नाम देते हैं, कोई और पोजीशन नाम देते हैं, पोजीशन मान लीजिए सी है, ठीक है। अब उस बॉडी पर का मोमेंटम, उस पार्टिकल का, अब ध्यान से देखिए इस पोजीशन के अलॉन्ग, मान लीजिए इधर उसका मोमेंटम है पी, ठीक है। यानी कौन सा पार्टिकल, कोई पीथ, कोई एक पार्टिकल है, आयत पार्टिकल है कोई, उस पार्टिकल का मोमेंटम यानी कि उस पार्टिकल का मास अपना कुछ होगा। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल एम है, ठीक है, और इस पार्टिकल का अपना वेलोसिटी होगा। यदि मान लीजिए ये आयत पार्टिकल होगा, तो ये आयत पार्टिकल का मास होगा और आयत पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। बोलिए हाँ। ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल का, ठीक है। मेरे साथ सफर कीजिएगा, धीरे धीरे सफर कर रहे हैं, कब स्पीड बढ़ा देंगे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आयत पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और ये क्या है आर। तो आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर। अब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो हो जाएगा आर कैप, और ये एंगल क्या है थीटा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी डिफाइन, यहां हम करते हैं वी डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग को पहले पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहां एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम रोटेशन मोशन को और क्लियर समझ सके। फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी देने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स डेवलप करता है, जिससे कि हम उसको समझ सकते हैं। स्पीड भी, वेलोसिटी भी, पोजीशन का चेंज होना भी, डिस्प्लेसमेंट भी, ये सब किसको क्लियर करता है, बॉडी के स्टेट को और बॉडी के मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए होता है। क्योंकि अब हम किस में है, रोटेशन में, ये अलग तरह का मोशन है, तो इसलिए यहां अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम से काम नहीं चल रहा था, तो हम किसको लेके आए, एंगुलर मोमेंटम को। तो वी डिफाइंड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, नोन एज एंगुलर, अरे बोलो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा आर क्रॉस पी। समझ गए, आर क्रॉस पी को हम क्या बोलेंगे, आर क्रॉस पी को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, उसी तरह मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। जैसे पार्टिकल पर वहां पर हमने फोर्स दिखाया था मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए, तो यहां पर हम मोमेंटम दिखा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। तो यहां आर हुआ, और ये किस तरह से डिफाइन हो सकता है, एकदम उसी तरह, यदि वो आता है तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा, आर पी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप कैसे निकलेगा, आर क्रॉस पी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। अंदर की तरफ कौन होगा, अंदर की तरफ कौन होगा, जेड डैश होगा ना। तो आप देखिए ध्यान से, आर क्रॉस पी यानी जेड डैश की तरफ जाएगा, जेड डैश की तरफ जाएगा ना। तो हम यहां एन कैप जो है, एन कैप की जगह पर हम क्या माइनस के कैप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स द बोर्ड होगा, होगा ना। अब यहां पर ये देखिए ये टर्म आया, अब एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आरपी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है यदि किसी पार्टिकल पर मोमेंटम इधर है और उसका आर वेक्टर इधर है, तो उसके अंदर में, यानी कि आप मान के चले कि जेड एक्सिस ये होगा उसका के कैप, ये होगा डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और यानी कि एल, ये उसका डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आर पी साइन थीटा, और वहां पर पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, जो किससे बना है? मास और वेलोसिटी से। हम किसी भी पार्टिकल को लेंगे, मान लीजिए कोई भी नंबर पार्टिकल ले रहे हैं, तो उस पार्टिकल का मास, उस पार्टिकल का वेलोसिटी। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा, याद है वो v बराबर v बराबर v बराबर, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, छड़ी निकलेगा। यहां आर क्या है? आ? सिर्फ पोजीशन वेक्टर नहीं है, आर क्या है? ये आर जो है परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक आर वेक्टर और था, नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल रहा है, याद कीजिए वो पल को। एक ओपी वेक्टर था, एक हम लोग क्या लिए थे? एक सेंटर पॉइंट ओ था और एक पोजीशन पी लिए थे। तो ओपी वेक्टर जो किससे बना था? ओसी वेक्टर और सीपी वेक्टर से बना था। तो मेरे जैसा अदना आदमी को याद है, बना था। ओ क्या था और सी क्या था? ओ कंप्लीट ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास था, और जो सी था, जिस पॉइंट को लिए थे, उसका सर्कुलर पाथ का सेंटर था। समझ गए? मुझे बहुत गर्व हो रहा है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, एकदम सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है मेरा। छापिए, क्या करे, जब किस्मत ही मेरा। पॉइंट सी की बात करें तो वहां पर हमने लीनियर मोमेंटम देखा। लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिधर की पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। और जो हम पढ़ चुके हैं, याद हो यदि थोड़ा सा भी, तो हमने पढ़ा था कि यदि किसी पार्टिकल के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है या लीनियर वेलोसिटी है, तो वो कैसे आएगा? ओमेगा क्रॉस आर से आएगा। याद है ओमेगा किस डायरेक्शन में था? पॉजिटिव जेड एक्सिस में। और आर किधर था? एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए पॉजिटिव एक्स में था, और एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव जेड एक्सिस में था, ये पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, यदि पॉजिटिव वाई रहा होगा तो पॉजिटिव वाई ही रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो पॉजिटिव वाई में एंगुलर वेलोसिटी हुआ, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हुआ, और पॉजिटिव एक्स में पार्टिकल का परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर हुआ, जो कि सी से पॉइंट पी के लिए जा रहा है। अब उसके बाद हम देखें तो उन दोनों से परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा, ये ध्यान में आपको आ रहा होगा, कौन सा? टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो हमेशा पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर था कि नहीं? तो यदि हम इसको ऐसे डिफाइन करें, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर, ऐसा कर सकते हैं ना। और यदि हम इसको लिखना भी चाहें तो v बराबर ओमेगा आर परपेंडिकुलर, और सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं? इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ओमेगा और इसका, वो किधर होगा? माइनस के कैप, ऐसा लिख सकते हैं उसके लिए, उस सिचुएशन में। तो अब हम इसमें दो चीजों को मेंशन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। डायग्राम थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई आर्बिट्री शेप का कोई रिजिड बॉडी, जो हम लोग पहले भी लिए थे, ठीक है। अब ये मान लीजिए उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो इसे हम लोग मान लीजिए जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा कोई सेंटर, ये सेंटर ऑफ ओ पॉइंट मानेंगे, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ मास यहां होगा, और यहां कोई पॉइंट है, मान लीजिए सी पॉइंट, यहां से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक।
तो ये जो सी पॉइंट है उस वो एक तरह से सेंटर है सर्कुलर पाथ का, और इस पॉइंट का नाम हम अब इस बार पी नहीं दे रहे हैं, इस बार इस पॉइंट का नाम हम ए दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ओ सी ए। अब यहां पर इस पार्टिकल, ये जो जो पूरा कंबाइंड सिस्टम है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा ये ऐसे। तो यहां ये हो गया आर परपेंडिकुलर, ये कौन सा वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर, जो कि क्या है, ओ ए वेक्टर है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल हमने ए पॉइंट पे लिया है वो नीचे आकर के इसका सेंटर पे आ जाए तो ओसी वेक्टर जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी हम उसकी बात कर नहीं रहे। वो कौन सा सिचुएशन होगा, जबकि कोई एक पार्टिकल जो कि सेंटर ऑफ मास के प्लेन पर हो। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पर ले रहे हैं, तो यहां पर आपको यहां इस पोजीशन पे हम ओमेगा ले सकते हैं क्या, ऐसे इस पोजीशन पे क्या हम ओमेगा ऐसे दिखा सकते हैं, और यहां से आर परपेंडिकुलर कैप दिखा सकते हैं, और यहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर हम v दिखा सकते हैं, और यही क्या होगा, m इंटू वी बराबर p उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब r परपेंडिकुलर हो गया, तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, l वेक्टर, ध्यान से देखिए, l वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस क्या है, p वेक्टर, और r वेक्टर यानी कि यहां पर जो ये r वेक्टर है, आर वेक्टर जो बना है वो किससे बना है, आर वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर किससे किससे बना है, ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर से बना है। लिख सकते हैं ना आर वेक्टर की जगह, तो यहां लिखेंगे ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्रॉस कितना, पी, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां पर ओ सी वेक्टर क्रॉस क्या होगा, पी प्लस सी पी वेक्टर क्रॉस पी, होगा ऐसा, बोलिए क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब आइए, ओसी वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी, ठीक है, और एम इंटू वी प्लस यहां सीपी वेक्टर आर परपेंडिकुलर क्रॉस कितना, एम इंटू वी। कहां पर, पी की जगह पर ए कर देते हैं। ठीक है, अब सही है, ठीक है ना। तो अब इसके अनुसार जो फाइनल वैल्यू अभी तक जो लेके आए वो ठीक है, वो कहीं डाउट है तो बोलिए। अब सिचुएशन क्या हो रहा है, ये हमारे लिए, इसको हम लोग बोलेंगे एल परपेंडिकुलर, इसका नाम देंगे एल, एल परपेंडिकुलर, और इसी को लिखेंगे एल जेड, परपेंडिकुलर ना लिख करके एल जेड ही लिखते हैं। ये क्या होगा, एल जेड, एल जेड क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, आर परपेंडिकुलर वेक्टर इधर है और v इस डायरेक्शन में है, तो r परपेंडिकुलर क्रॉस v, तो ये हमेशा किधर होगा, z एक्सिस के अबाउट होगा, होगा ना, या z एक्सिस के पैरेलल होगा ना, जो कि ओमेगा की तरफ दिखेगा। ठीक है, यानी ओमेगा का जो डायरेक्शन है वही z एक्सिस का डायरेक्शन होगा, और वही lz का डायरेक्शन होगा, होगा। और अब यदि हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर हमने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हम एल जेड बराबर लिख सकते हैं क्या, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम इंटू वी। तो हम यदि एल जेड बराबर लिखेंगे तो आर परपेंडिकुलर एम इंटू वी साइन कितना 90, और क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं। लिखेंगे ऐसा, तो क्या आप बता सकते हैं अभी की जो सिचुएशन है उसके अनुसार आर परपेंडिकुलर किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और v का डायरेक्शन किधर होगा, अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार v का डायरेक्शन किधर होगा,
बोलो, अभी तक नहीं बोल पाया कोई। राहुल, हाँ, वो वाला लंबी कहानी तो सुन लिया, ये लंबी कहानी बताओ, बोलो। अरे वी परपेंडिकुलर जो होगा किसके अलॉन्ग होगा? हाँ, तो मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा होगा इस टाइम, इस पोजीशन पे? इस पोजीशन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वाई एक्सिस के जब जैसे टर्न करेगा तो वाई एक्सिस से अलग होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप ले रहे हैं, वी ले रहे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल और आर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। और अब जब हम करेंगे एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो हमको जेड मिलेगा, और जेड का डायरेक्शन के कैप होगा। यदि हम यदि हम पी कैप यानी कि वी क्रॉस आर परपेंडिकुलर करते तो नेगेटिव जेड एक्सिस होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, यही तो मजेदार बात है। आर परपेंडिकुलर, अब कुछ भी पढ़ा देंगे, हाँ बोलिएगा, ठीक है। यहां से ऐसा लिख सकते हैं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी बाकी है। यहां तक आप लोग समझ गए? हम बीच बीच में लेयर बैठाते रहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, कि ब्रिज गिरे नहीं, समझे? यहां तक हाँ कहलवा लेंगे तो ये तो हाँ कहलवा ही लेंगे हम, ठीक है। पढ़ा रहा है कि इंटरोगेट कर रहा है? एल जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? आर परपेंडिकुलर एम। अब आप लोग समूहित हो चुके हैं, अब मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे आप। वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एल जेड बराबर एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या ये सही है? बोलो, तुम्हें बोलना ही होगा। बोलो, सही है ये फाइनल? हाँ, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? धीरे धीरे जीवीएम तुम ही हैंडल करोगे अब, हाँ? यहां तक वैल्यू आ गया? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? आ? और यदि थोड़ा सा आप और अपना दिमाग लगाएं जो नहीं है, तो इसका एक रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। और वो रिजल्ट चीख चीख के चिल्ला के कह रहा है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। है ना? यही वो दिन है जिस दिन के लिए हम लोगों ने इतना कष्ट किया, और वो पल आ चुका है। कुछ लोगों को लगा होगा बोल तो रहा है तो आ ही गया होगा। समझ पाए? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमने एक पक्ष को लेके इतना कुछ कहानी बना दिया, अब दूसरा पक्ष जो पहला पक्ष था इसको लेके हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तो इसके कारण तो ये पूरा कहानी हो गया। मतलब एक भाई के इतने संतान, बड़े भाई को तो हमने छोड़ दिया, अब उसके बारे में भी हम लोग विचार करते हैं। चलिए, यहां तक छापिए पहले। हाँ, एल इज इक्वल टू ओसी वैक्टर क्रॉस एम वी वैक्टर। तो ओसी वैक्टर कहां है? पैरेलल टू जेड एक्सिस है, और वी वैक्टर पैरेलल टू जेड एक्सिस है, किधर है? बोलिए। कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह का है क्या? मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा।
कौन, क्या हुआ, किसको क्या दिक्कत हुआ? देखिए सेंटर पॉइंट ये हो गया, और उसके बाद इस पॉइंट पर हम किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए, सपोज करें इसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पे लेते हैं, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम यहां पर P लेंगे जो कि m इंटू वी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से, अब यहां R वेक्टर तो यही आएगा, लेकिन हमको OC वेक्टर लेना है, तो OC वेक्टर यहाँ, OC वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? यदि हम इसको, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर देंगे तो यहां P वेक्टर होगा, और OC वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस पोजीशन पे ही मान लीजिए, सपोज करें OC वेक्टर है, तो OC वेक्टर तो ऊपर ऐसे नजर आएगा, OC वेक्टर इधर नजर आएगा, और इसी पॉइंट पर इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो OC वेक्टर यहां नजर आएगा, और इस डायरेक्शन में हम V लेंगे, M इसी को हम P बोलेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में OC वेक्टर ऊपर है। यानी कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर मान लेते हैं, सपोज करें कि इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे OC वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, ऑन किए हुए हो, OC वेक्टर किधर है? पॉजिटिव जेड एक्सिस, और V वेक्टर OC वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जैसे ये ग्रीन कलर का जो है, ये OC वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पर हम मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है ऐसे, और एक सेंटर पॉइंट पर है जहां पर OC वेक्टर है और वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो प्लेन है वो XY प्लेन है जिस पर कि पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब इस पोजीशन पे आए तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, और वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का, जब वो यहां आएगा तो यहां होगा, यहां होगा तो यहां होगा, ऐसे घूमता रहेगा। अब ये वेक्टर को हम किसी एक पोजीशन को उसको पकड़ लेते हैं, पार्टिकल का कोई एक पोजीशन पकड़ लेते हैं, और इस वेक्टर को हम पैरेलल यहां शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में वेक्टर चेंज नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या नजर आ रहा है आपको? 90 आ रहा है। OC वेक्टर, यानी कि OC वेक्टर क्रॉस क्या करेंगे? V वेक्टर। एक मोमेंट ऑफ टाइम पर V वेक्टर इधर दिखा रहा है, और OC वेक्टर तो हमेशा जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, और ये जो V वेक्टर है ऐसे टर्न करता जाएगा ना, अलग अलग सर्कुलर पाथ पर अलग अलग पोजीशन पे होंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी ही डायरेक्शन होगा किसका? मोमेंटम का। तो हर पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो XY प्लेन में ही होगा, वो XY प्लेन से परपेंडिकुलर वाले प्लेन में नहीं होगा। जब भी होगा तो किस प्लेन में होगा? XY प्लेन में। तो XY प्लेन में ये ऊपर है कौन? OC वेक्टर, और यहां पर है वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर के पास ही हम ले गए OC वेक्टर को, तो अब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और क्या लिखेंगे? OC क्रॉस P। तो OC क्रॉस P हमेशा सेंटर की तरफ देगा। जैसे ये सर्कुलर पाथ हुआ और यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ जेड एक्सिस, तो इसके अबाउट OC वेक्टर हो गया, और हर पॉइंट पर हमको टेंजेंट मिल रहा है, वही टेंजेंट तो उसका वेलोसिटी है। तो किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर और OC वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और किधर होगा? टुवर्ड्स द, जैसे यहां वेलोसिटी वेक्टर है OC वेक्टर, तो क्रॉस किए तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहां पर OC वेक्टर, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर इधर है, OC वेक्टर यहां से यहां ले आए तो OC वेक्टर ऊपर हुआ, और इधर क्या हुआ? वेलोसिटी वेक्टर। तो फिर क्या करेंगे? OC क्रॉस V, तो यहां सेंटर की तरफ दिखाया, यहां इधर सेंटर की तरफ था, यहां इधर सेंटर की तरफ होगा, और यहां पर वेलोसिटी इधर इधर होगा, और OC वेक्टर ऊपर होगा क्योंकि जेड एक्सिस के पैरेलल होना है उसको। अब यहां पर OC क्रॉस V करेंगे तो फिर टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर पे होगा। इसलिए जैसे इस पॉइंट पर इधर होगा वेलोसिटी वेक्टर, और यहीं पर क्या होगा? OC वेक्टर। तो अब OC वेक्टर इसको हम इस तरह से देखें, कौन से प्लेन में देखें? X, या फिर हम इसको, ठीक है इसी में देखते हैं, XY प्लेन में देखें तो हमें कैसा दिखेगा? ये दिखेगा OC वेक्टर, और ये दिखेगा वेलोसिटी वेक्टर, ये क्रॉस कर रहा है, तो यहां पर उनका रिजल्टेंट होगा L, और ये L क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर इधर वेलोसिटी वेक्टर होगा, और OC वेक्टर यहां होगा, OC वेक्टर यहां होगा, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? L परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर क्या होगा? इधर मोमेंटम है, ये डायरेक्शन किसका होगा? ये डायरेक्शन ये होगा OC वेक्टर का, और ये डायरेक्शन हो जाएगा L परपेंडिकुलर। तो हर पॉइंट पर सेंटर की तरफ एक मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप करेगा, जो एंगुलर मोमेंटम हमेशा पार्टिकल को सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये जेड, तो एक तो सेंट परपेंडिकुलर, इसको ध्यान से समझिए, ये परपेंडिकुलर टू द
रोटेशनल एक्सिस होगा और ये पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस, यानी कि एक वेक्टर किसका, एंगुलर मोमेंटम का, एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और एक वेक्टर पैरेलल टू रोटेशनल मोशन। तो यानी रोटेशनल एक्सिस के ये पैरेलल हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओसी वेक्टर और यहां हो जाएगा ओसी क्रॉस, तो ओसी एम इंटू वी, इसको हटा दें, ओसी एम इंटू वी, साइन कितना 90। अब यहां पर कैप कैसा बनेगा, यहां पर कैप कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, अब समझिए 2 मिनट, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस बनेगा तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन होगा क्या, हर पॉइंट पर जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है, हम कौन सा पार्टिकल ले रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकल ले रहे हैं, हम वो एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं जो कि ए पॉइंट पर है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, और यही पार्टिकल का ये पाथ होगा। तो अलग अलग पाथ पर, सॉरी अलग अलग टाइम पर, ध्यान दीजिएगा हम एक ही पार्टिकल ले रहे हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं ले रहे हैं, तो एक पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होगा उसका अलग अलग टाइम पर जो पाथ में उसका पोजीशन होगा, हर पोजीशन पे उसका मोमेंटम उस पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, ठीक, हर पाथ में टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, और वो किसी भी पोजीशन पर हम देखेंगे तो उसका कौन सा वेक्टर, ओसी वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है, वो हमेशा परपेंडिकुलर पैरेलल टू किस एक्सिस के होगा, जेड एक्सिस, पैरेलल टू हमेशा जेड एक्सिस मिलेगा। इसीलिए हमेशा अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग टाइम पर जो उसका पाथ है, उस पाथ पर सेंटर की तरफ जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्यों सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, ये वेक्टर तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, और यदि स्पीड सेम रहा, एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ही, तो उस केस में मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, बस चेंज क्या करेगा, डायरेक्शन। याद है सर्कुलर मोशन में एक रेडियल एक्सेलरेशन था, रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन था। उसी तरह यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ रहेगा, और चूंकि यहां सिर्फ रोटेशन सर्कुलर मोशन नहीं है, यहां रोटेशनल मोशन भी है, तो उस सेंटर से पास करने वाला एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। समझ पाए? तो एक वेक्टर जो जेड एक्सिस के पैरेलल हुआ, एक वेक्टर जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ, तो हमारा जो एल वेक्टर निकलेगा, ये दोनों वेक्टर के एक तो हो गया पैरेलल और एक हो गया परपेंडिकुलर। यदि यहां पर जेड एक्सिस ऐसे है तो जेड एक्सिस ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल हो गया, ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये, और एक टुवर्ड्स द सेंटर और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर हुआ, तो ये वो वेक्टर हो गया। अब इनका रिजल्टेंट यहां से पास करेगा और ये उनका नेट रिजल्टेंट होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि जेड एक्सिस से कुछ एंगल पर होगा। समझ पाए? क्लियर हुआ ये चीज? और हर पोजीशन पे, जैसे जेड एक्सिस यहां पर है, तो हर पोजीशन पे उस टेंजेंट का डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो उस केस में हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप करेगा। अब इसको जैसे हम यहां थोड़ा सा बना दें, जैसे समझने के लिए, ध्यान से देखिए, कौन बात कर रहा है? कौन है वो? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलिए। यहां पर वो पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन डॉट होगा या क्रॉस होगा, बोलो। मोमेंटम का डायरेक्शन, इस पोजीशन का नाम हम मान लीजिए क्यू रख देते हैं, इस पोजीशन का नाम आर रख देते हैं, तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी इधर होगा, ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस।
तो अभी इस पोजीशन पे मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, लीनियर मोमेंटम का? हाँ बोलो, वाई एक्सिस में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड टुवर्ड्स द व्यूअर। वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको ओसी वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर मिलेगा। और जब यहां पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा ओसी वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर। इसको हम पॉजिटिव ले लें तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहां लिखेंगे ओसी क्रॉस एम इंटू माइनस वी वेक्टर, और यहां ओसी क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर होगा। होगा ऐसा? कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? अरे बोलो, कुछ समझ पे आए? और इस तरह से वो घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम L बराबर होगा L परपेंडिकुलर प्लस एल जेड। तो एल जेड क्या हुआ और परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसको लिख लीजिए। तो एल परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो फाइनली एल परपेंडिकुलर, तो एल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो एल परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओसी, ओसी एम इंटू वी और जेड एक्सिस यानी कि के कैप, ये लिख सकते हैं आप उसकी जगह। चलिए उतारिए। बना है तो ओसी वेक्टर और एम इंटू वी से बना है ना। तो इधर इस डायरेक्शन में तो ये इसका वैल्यू कितना, एम इंटू वी है। तो बैलेंस किससे होगा, मोमेंटम एक दूसरे से बैलेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओसी वेक्टर और एम इंटू वी वेक्टर प्रोडक्ट का तो एक ही तरफ होगा, यहाँ भी उतना ही मोमेंटम जाएगा। तो इनका समय इस फाइनली इस मोमेंटम जीरो हो जाता है, रेट निकलता है इसका रेट, तो आपको जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जितना इधर अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे हम ये करें, एल बराबर क्या है, ओ सी एम इंटू वी। अब ये डी अपॉन डी टी इधर भी डी करेंगे ना, तो आप यहां पर इसको ऐसे लिखिए, ओसी वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर या फिर एम इंटू वी वेक्टर। अब यहां पर क्या करेंगे कि ओसी वेक्टर डी अपॉन डी टी क्रॉस एम इंटू वी प्लस ओसी वेक्टर एम डीवी अपॉन डी टी। और इस केस में ओसी वेक्टर का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम ओसी वेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल का पोजीशन वही है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, उसमें उससे ओसी ओसी वेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओसी वेक्टर का इफेक्ट कब पड़ेगा, जब ये पार्टिकल दूसरा आ जाए, यहां कोई पार्टिकल आएगा तो ये पार्टिकल थोड़ा नीचे आएगा तो ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल यहां होगा तो ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल अलग अलग लेने पर ओसी वेक्टर में चेंज आएगा, अदरवाइज ओसी वेक्टर में चेंज नहीं आएगा। तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ ओसी वेक्टर एम इंटू डीवी, आपको पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन डी टी, इसका एल परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया ओसी वेक्टर और यहां एम और इंटू क्या हो जाएगा ए वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब जितना एक्सेलरेशन इधर है, जितना एक्सेलरेशन इधर है उतना ही एक्सेलरेशन इधर है, तो इन सारे एक्सेलरेशन का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर इस जगह पर जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, ये जे कैप में है, और यहां जो एक्सेलरेशन है ए वो माइनस जे कैप में है। तो सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इसीलिए ये सारा
जो भी इसका समेशन करेंगे, मतलब इसको समेशन में ऐसे दिखलाएंगे, डी अपॉन डी टी एल परपेंडिकुलर बराबर समेशन ऑफ किसका, तो ले रहे हैं ओसी वेक्टर क्रॉस एम आई ए आई और एम आई ए आई। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे कई होंगे, आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू एन होगा, तो इन सब का समेशन क्या होगा, डिल एल परपेंडिकुलर बाई डी टी 0 होगा। इसका मतलब है कि एल परपेंडिकुलर रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। समझ पा रहे हैं ये बात, तो समझ पाए हैं, ये वैल्यू समझ पाए कुछ। हम क्या किए हैं, ये तो एक पार्टिकल का हुआ जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल यहां पर भी है और कुछ देर के बाद यहां पहुंचा है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल जो अलग अलग सर्कुलर पाथ पे होंगे, वो अलग अलग पार्टिकल, ऐसे मान लीजिए एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एन मतलब 10,000 पार्टिकल हैं, तो वो सारे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर ith पार्टिकल और ith पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ये, तो ऐसे कई पार्टिकल्स होंगे, सबको ऐड करेंगे तो उनका रेट क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इतना प्लस हुआ इतना माइनस हुआ, सबको ऐड कर रहे हैं एक एक सर्कुलर पाथ पर, ऐसे कई सर्कुलर पाथ होंगे और सब में 0 होता चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट उनका डी एल परपेंडिकुलर बाई डी टी क्या निकल के आएगा, 0। इसका मतलब इसका रेट नहीं होगा। ठीक है, यहां तो ये लिख लिए है ना, ये लिखे कि नहीं, ये वाला तो लिखना बाकी था, इसको लिखिए, इसको लिखिए, तब तक हम हटाते हैं इसको। फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इस वीक, देखते हैं। लिखा नहीं मास्टर, लिखो, हम गधा हैं, वो छाप दोगे, रुको अभी, हम लिख रहे हैं हम अपने बारे में, तुम छाप देगा, मैं गधा हूं। आइए, यदि आप चाहें तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, है? यदि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, बोलिए हाँ। और ऐसा आएगा, नहीं आएगा तो ले आएंगे। यस, और आप लोग चूंकि आप मंत्र मुग्ध हो गए, जो हम कहेंगे वही आप भी कहेंगे, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, पहले माहौल बनता है फिर पॉइंट्स आते हैं। आइए, ये पॉइंट मान लेते हैं सी, अब हम ज्यादातर सी पे आ रहे हैं, हाँ ए छोड़ दिए, ए अब हम त्याग दिए हैं। ध्यान से देखिए, 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा, लाइन जा रहा है वही पॉइंट बना लो, क्या दिक्कत है। आइए, तो ये आर वेक्टर और ये किधर पी वेक्टर, ठीक, और पी वेक्टर क्या, एम इंटू वी, और यदि ज्यादा खुश हुए तो ऐसे ऐसे कर दीजिए। आइए, तो हम लिखना चाहते हैं क्या, हम लोग लिखना चाहते हैं एल, एल बराबर क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी लिखेंगे ऐसा, अरे ध्यान से देखिए, आर क्रॉस पी लिखेंगे, और यदि हम डीएल अपॉन डी टी कर दें तो हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी का। तो हम यदि यहां पर डी आर अपॉन डी टी करें, क्रॉस पी रहेगा, प्लस आर क्रॉस डीपी अपॉन डी करेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना क्या,
अरे बोलो, ना बोल रहा है ना लिख रहा है। बोलो। जब तक ये मास्टर रहेगा मेरा बेइज्जती होता रहेगा। कल इन दोनों में से कोई एक रहेगा। आइए, डी आर अपॉन डी टी से आप क्या समझते हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे? डी आर अपॉन डी टी से एंगुलर मोमेंटम कैसे हो जाएगा? ये नहीं पूछ रहे हैं, डी आर अपॉन डी टी पूछ रहे हैं। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो ही गया। डी आर अपॉन डी टी क्या? आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? वेरी गुड। तो ये v हो गया क्रॉस m इंटू वी प्लस आर, ये क्या होगा? बल। डीपी अपॉन डी टी बराबर बल। तुम क्या होगा पेज पलट के देख रहा है? अरे तुम गजब आदमी है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं तो तुम पीछे मुड़। उससे भी लेवल हाई कर लिया है। उसका लेवल से हाई कैसे कर लिया तुम जी? समझ रहे हो उसका लेवल से हाई कैसे? हाँ? उसके लेवल को तुम टच कर रहे हो, समझ रहे हो? नेक्स्ट भगवान है वो। हाँ तो उसको पलट के मत देखो, यहाँ देखो ध्यान से। अब बताओ यहाँ क्या होगा? वो जो बच्चा है, अभी तो रिकॉर्डिंग में भी हम बोल रहे हैं, वो बच्चा जो है शुभम, की क्या नाम है उसका, उस बैच में एकदम गजब किए हुए है, एकदम 4 दिन लगातार आ गया वो। 4 दिन लगातार आ गया वो। सच बोल रहे हैं कि नहीं? कल रुका भी था और क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे। हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऐसे पूछना है हम लोग। लेवल हाई कर लिया वो अपना। हाँ, उन लोग को बोला कि हम इसमें सबसे तेज है, वैसे बोला होगा उस लोग के बीच में। देखो मेरे से ही, हमसे ही सब कुछ मेरे से ही मैनेज होगा। और बहुत एकदम बहुत कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जो उसका नेचर है, लेकिन बीच बीच में वो संभाल ले रहा है सबको। आइए देखिए यहाँ पर इसके बारे में विचार करते हैं। हम लोग हर पॉइंट पे विचार करेंगे, जैसे इसके बारे में करेंगे। तो v क्रॉस m इंटू वी, आपको पता है दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आ? बोलो। 0 होगा। क्यों 0 होगा? हाँ बोलो। तो चुप हो गया, तो बोले 0 तो चुप हो गया, बोलो। दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 क्यों होगा? अरे सीधी सीधी बात है, थीटा 0 होगा। नहीं मास्टर अभी तक समझ नहीं आया, थीटा 0 होने से क्रॉस प्रोडक्ट 0 कैसे हो जाए? अरे a क्रॉस b, तो ए बी साइन थीटा, थीटा 0 तो साइन 0 कितना? 1 1 0, तो ये 0 हो गया। इतना कहानी बनाने की क्या जरूरत है? हमको तो पता ही था कि 0 होगा। तुम बोल रहे हो मास्टर तो कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल रहे होगे। और यहां देखो r क्या है, इसको हम जानते हैं क्या है ये। तो ये क्या आ गया? क्या हमारा सपना साकार हुआ? आज से कई साल पहले हम लोगों ने एक सपना देखा था। आ? पूरा हो गया ना? तो इससे हम, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि यदि मोमेंटम चेंज करेगा तो फोर्स के कारण करेगा, और यदि एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा तो टॉर्क के कारण चेंज करेगा। समझ गए बात को? और जैसे हमने पढ़ा था, बस इतना खर्च हो गया तो 1-2 रुपया और खर्च कर देते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था कि यदि किसी बॉडी पे लगने वाला बल का समेशन यदि 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्या यदि किसी बॉडी पे लगने वाले टॉर्क का समेशन यदि 0 हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। और इसी को बहुत लंबे लंबे शब्दों में लिखा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसके केस में, और इसके केस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको।
समझ पाए? तो यहां से यहां छाप लीजिएगा और उसके बाद पॉइंट्स लिखिएगा। छापना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, the rate of change of angular momentum is developed due to rate of change of angular momentum is developed due to net torque, net torque acting on a body, net torque acting on a body. It is rotational analogy, net torque acting on the body. It is rotational analogy. अरे वो बोतल नहीं संभल रहा है तुमसे, उसको वहां अगर फिर गिरेगा वो और फिर क्लास के लायक हो जाएगा वो। क्लास आईफोन लगता है होती है। अरे वो पचका वो बोतल खोजता है वो, उसी से तो भी हाँ, it is a rotational analogy of linear conservation of linear momentum. conservation नहीं लगाइए, it is rotational analogy of Newton's second law of motion. It is rotational analogy of Newton's second law of motion. Where angular momentum can be replaced by linear momentum, and corresponding to it angular momentum is replaced by linear momentum, and corresponding to it net torque is replaced by net force. Net torque is replaced by net force. अगले पॉइंट में लिखिए, if the net torque acting on the system or body, if the net torque acting on a body or system is remain zero, then we can say the angular momentum of the body will remain conserved. Angular momentum of the body will remain conserved, and dl, ये वाला लिखिएगा ऐसे, dl upon dt will be equal to 0. dl upon dt will be equal to 0. It is known as, लास्ट में लिख लीजिए, it is known as conservation of angular momentum. It is known as conservation of angular momentum. आज खत्म। कल इस पर क्वेश्चन करेंगे। कल जो टॉर्क वाला था, टाउ बराबर आई अल्फा, उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। कल सब लोग सीट लेके आइएगा और जहां से बन रहा है बनाइए, ठीक है? इसको बंद भी करना है ना।